MFA ऑटम 22 का पास पेपर हम कवर करने जा रहे हैं, ताकि एक ही गो में आप पूरा पास पेपर कवर करोगे तो एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी आपकी। पता चलेगा कि MCQ किस स्टैंडर्ड के एग्जामिनर टेस्ट कर रहे हैं, किन एरियाज़ को टारगेट कर रहे हैं, और देखते हैं कि मैनेजरियल एनालिसिस से एग्जामिनर ने कौन कौन से टॉपिक टेस्ट किए और फाइनेंशियल एनालिसिस से कौन कौन से टॉपिक टेस्ट किए। आपको पता होगा कि आपके पेपर के दो पार्ट हैं, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए में क्या होगा, मैनेजरियल एनालिसिस चैप्टर 1 to 9 होगा और साथ 15 मार्क्स के MCQs होंगे। और ये MCQs रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि मैनेजरियल एनालिसिस तक नहीं, MCQs पूरी बुक से होंगे इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एनालिसिस भी। 15 मार्क्स के MCQs हैं और चैप्टर 1 to 9 जो मैनेजरियल एनालिसिस है ये सेक्शन ए है। फिर एक सेक्शन बी है जिसके लिए आपको एक सेपरेट शीट दी जाएगी एग्जामिनेशन हॉल में, जहाँ पे आपने सेक्शन बी अटैम्प्ट करना है। और सेक्शन बी में क्वेश्चन होंगे चैप्टर 10 to चैप्टर 17 से रिलेटेड, मेनली न्यूमेरिकल, हाँ थ्योरेटिकल भी होंगे उसके अंदर, क्यों चैप्टर 11 थ्योरी है, चैप्टर 13 थ्योरी है, तो थ्योरेटिकल भी होंगे। लेकिन जो फाइनेंशियल एनालिसिस है चैप्टर 10 to चैप्टर 17 उसके लिए सेक्शन बी है। और जो मैनेजरियल एनालिसिस है चैप्टर 1 to 9 प्लस MCQs ऑफ होल बुक, MCQs रिस्ट्रिक्टेड नहीं है मैनेजरियल एनालिसिस तक, इसमें फाइनेंशियल मैनेजरियल के मिक्स MCQs होंगे। सो सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होगा। सो चलते हैं, कवर करते हैं ऑटम 22 का पास्ट पेपर। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में देखा जाए तो पहला क्वेश्चन जो है हमें मिला किस चीज़ का, MCQ का, और 15 मार्क्स के MCQs हैं आपके पेपर के अंदर जी। MCQ नंबर 1 अगर देखें क्या कहता है, अ सेल पर्सन ऑफ अ लार्ज क्लॉथिंग स्टोर इज गिवन द टास्क टू डिटरमाइन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली सोल्ड आइटम लास्ट वीक। A salesperson of a large clothing store is given the task to determine the most frequently sold item last week. In order to complete the task, he receives the list of all the individual items sold last week. Which central tendency measures should the salesperson use to complete the task? तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का जो चैप्टर है उसके अंदर सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स हैं, मीन, मीडियन, मॉड। तो कौन सी एवरेज जो है वो यूज़ होती है, कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी मेथड यूज़ होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये तो इजी सी बात है, मॉड है। क्या ख्याल है, सी ऑप्शन मॉड। ये तो आपने नीचे PRC लेवल पे QM में भी पढ़ा हुआ है, तो ये मुश्किल नहीं था। और ये MCQ आपको जाहिर कर रहा है कि सिर्फ मैनेजरियल एनालिसिस के MCQ नहीं है, उसमें फाइनेंशियल एनालिसिस के भी इंक्लूडेड है। मीन पूरी बुक से MCQs आएंगे 15 नंबर के लिए जी। MCQ नंबर 2 देखें, इरफान डाउनलोड अ डेटा फाइल फ्रॉम अ वेबसाइट टू चेक द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान रुपी अगेंस्ट US डॉलर। आफ्टर अ शॉर्ट while he was shocked to find that the downloaded data file is present in all folders of the computer. This situation is caused by, तो यहाँ पे उसने टाइप्स ऑफ वायरसी से पूछ लिया। वॉर्म्स क्या है, एक ऐसा वायरस है जो डुप्लीकेट कॉपी बनाता है डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स की। ट्रैप डोर्स क्या है, ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस, मीन पासवर्ड को तोड़ते हुए अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो है वो सिस्टम में करता है। लॉजिक बॉम्ब, जो एक सर्टन इवेंट्स के अकर होने पे जो है वो वायरस एक्टिवेट होगा। डैनियल ऑफ सर्विस, जो पॉपअप मेन्यू खोलते हुए आपको अपना काम करने से रोकेगा। तो ये ऊपर क्या हुआ है, उसने एक फ़ाइल डाउनलोड की है और वो सारे फोल्डर के अंदर कॉपी हो गई है। तो ये क्या है, वॉर्म्स है, टाइप ऑफ वायरस। इजी, चैप्टर 4 से टेस्ट किया। ये MCQ 1 नंबर के लिए। उसके बाद MCQ नंबर 3 की तरफ अगर हम जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्योर रिस्क फॉर अ बिजनेस। प्योर रिस्क क्या है, एक ऐसा रिस्क है जिसके आउटकम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल हैं, बेनिफिशियल नहीं है। मीन नुकसानदेह जिसके आउटकम होंगे उसे हम क्या नाम देते हैं, प्योर रिस्क। तो आपने देखना है कौन सा ऐसा है जिसके नुकसानदेह ही आउटकम होंगे, फ़ायदा नहीं हो सकता उसमें। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इन वॉलेटाइल शेयर लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। वॉलेटाइल मीन जहाँ पे शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, तो फ्लक्चुएट पॉजिटिव भी हो सकती है, फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, तो प्योर रिस्क ना हुआ। एंटरिंग इनटू अ फाइनेंशियल लीज एग्रीमेंट एट ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब फिक्स है तो इसमें तो नुकसान नहीं, इसमें तो फ़ायदा ही होगा, क्यों आप प्लान करके चलोगे। परचेजिंग USD फॉर अ फ्यूचर पेमेंट टू बी मेड इन US डॉलर। आपने कि US डॉलर में पेमेंट करनी है, इसके लिए आप डॉलर परचेज करने जा रहे हो। तो रेट अगर आपको अच्छा मिल गया, रेट डाउन हुआ तो फ़ायदा भी हो सकता है, और ज़्यादा हो तो नुकसान हो सकता है। तो सिर्फ नुकसान तो ना हुआ।
एंट्री ऑफ अ हाईली रिसोर्स्ड कंपैटिटर, आपकी इंडस्ट्री में एक ऐसा कंपैटिटर आ गया है जिसके रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, ओबियसली इससे आपको क्या होगा, नुकसान होगा। क्यों? कस्टमर सारा वो खींच के ले जाएगा, इससे फ़ायदा तो नहीं होगा। क्यों? जब भी कंपैटिटर आएगा अच्छे रिसोर्स वाला, तो मार्केट में प्राइसेस भी डाउन जाने का खदशा है, कस्टमर लूज़ होने का खदशा भी है। तो यही है प्योर रिस्क, जिसके आउटकम सिर्फ हार्मफुल मीन नॉन बेनिफिशियल है। नंबर 4 को देखा जाए, विच टू ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाई दैट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज रिस्कियर देन इन्वेस्टमेंट इन द डेट कैपिटल ऑफ द सेम कंपनी। मीन बीइंग अ इन्वेस्टर, इक्विटी जो है वो ज़्यादा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू डेट। आपने कोई 2 पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं जो ये शो कर रहे हैं कि इक्विटी ज़्यादा रिस्की है देन डेट। प्रोवाइडर्स ऑफ डेट कैपिटल हैव ए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू कलेक्ट कैश फ्लोज। यस, जिसमें आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होता है कि आप जो है जो भी पैसे दिए हैं एज ए डेट, आप वो रिकवर कर सकते हो, इंटरेस्ट ले सकते हो। क्यों? एक एग्रीमेंट साइन होता है। जबकि इक्विटी की अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो मार्केट में शेयर सेल करके आप पैसे निकाल सकते हो, वैसे आप नहीं कंपनी से कहते भाई मेरे पैसे वापस दे। तो एक तो ये है। डेट कैपिटल जनरली प्रोवाइड्स मच बेटर रिटर्न दैन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। नहीं, नॉर्मली इक्विटी में ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलता है। क्यों? डिविडेंड मिलना है, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। डेट में तो एक फिक्स अमाउंट होती है। अर्निंग पर शेयर कैन बी वॉलेटाइल। यस, पर शेयर अर्निंग आपकी जो वॉलेटाइल चेंज होती रहती है, तो इस वजह से भी इक्विटी जो है वो ज़्यादा रिस्कियर है। 1 और A एंड C। D क्या है? प्रोवाइडर्स ऑफ डेट में आस्क एनी टाइम टू पे द डेट इन फुल। प्रोवाइडर्स ऑफ डेट में आस्क एनी टाइम ऑफ टू पे द डेट इन फुल। नहीं, अगर आपने डेट एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए दिया है तो फिर वो टाइम पीरियड पूरा होने पे आपको वापस मिलेगा। तो A और C है जिसकी वजह से इक्विटी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्कियर है देन डेट। नंबर 5 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश फ्लो टू कैलकुलेट एन IRR ऑफ रिडीमेबल डेट। चैप्टर 12 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। IRR जिसके थ्रू KD निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, उसमें आप क्या क्या यूज़ करते हो और क्या क्या यूज़ नहीं करते, क्या ख्याल है? तो IRR निकालने के लिए आप ईयर 0 में एज ए इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू ऑफ डेट लेते हो, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट लेते हो, टैक्स का इफेक्ट लेते हो और रिडम्पशन वैल्यू भी लेते हो। क्या ख्याल है? सो एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बॉन्ड, यस, ये हम इनकॉर्पोरेट करते हैं कैलकुलेशन में। टैक्स रिलीफ ऑन एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, यस, ये भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एक्सक्लूडिंग एनी इंटरेस्ट पेबल इन नियर फ्यूचर, नहीं, पार वैल्यू नहीं हम लेते, मार्केट वैल्यू लेते हैं ईयर 0 में। रिडम्पशन अमाउंट ये भी आप लेते हो, तो क्या नहीं लेते? C नहीं लेते। क्या ख्याल है? चैप्टर 12 कॉस्ट ऑफ कैपिटल KD IRR के थ्रू कैलकुलेट कैसे करते हैं उसमें जाके देखो कैलकुलेशन। नंबर 6 क्या है? द इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग, चैप्टर 11 से, इन विच द सेलर एक्सप्रेसली मेंशन द कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी सोल्ड एंड सेल इट टू अनदर पर्सन बाय एडिंग म्यूचुअली एग्रीड प्रॉफिट इज कॉल्ड। मीन एक सेल का जो एग्रीमेंट जिसके अंदर जो है वो आपको कॉस्ट प्रॉफिट सब कुछ मेंशन करना है, तो ये क्या है? मुराबा है। क्यों? इजारा तो लाइक लीज था, मुदारबा मुदारिब और रब्बुल माल दोनों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मुशारका लाइक पार्टनरशिप था, तो ये क्या है? सेल का एग्रीमेंट, मुराबा। इस्लामिक फाइनेंस चैप्टर 11 में है। क्या ख्याल है? MCQ यहाँ से एग्जामिनर फ्रीक्वेंटली टेस्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी टेस्ट हो सकता है इस्लामिक फाइनेंसिंग के ऊपर। जिससे आगे अगर हम चलें, MCQ नंबर 7, अ कॉटन प्रोड्यूसर एस्टिमेट 20 टन ऑफ कॉटन विल बी अवेलेबल फॉर सेल इन 3 months टाइम। He gathered the following information for the purpose of hedging using future, chapter 14, futures. Futures contract for 1 ton of cotton with 3 months to expiry is 31,500. मीन जो आप फ्यूचर लेने जा रहे हो 3 months का, वो 31,500 उसकी प्राइस है 1 टन की, एंड कॉन्ट्रैक्ट साइज 1 टन है। प्रोड्यूसर विल सेल 20 फ्यूचर्स एट ₹31,500 एट द स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 110। क्यों? 20 टन जो है वो आपको सेल करनी है, तो आपको 20 कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेंगे। क्यों? एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज 1 है। आफ्टर 3 months प्राइस ऑफ कॉटन इज एक्सपेक्टेड टू बी 32,500 पर टन। What is the cotton producer effective rate per ton if he decide to hedge through futures? What is the cotton producer effective rate per ton? मीन effectively उसको किस रेट पे ये ट्रांजेक्शन पड़ी अगर वो फ्यूचर में जाता है तो फ्यूचर है, क्या करना है आपने? सेल करने हैं, तो आपकी हेज स्ट्रैटेजी क्या होगी? सेल नाउ बाय लेटर, सेल नाउ बाय लेटर।
क्या ख्याल है? एट हेज डेट जो है वो प्राइस कितनी आ रही है 31,500 कॉन्ट्रैक्ट की, और मैच्योरिटी डेट पे प्राइस कितनी होगी 32,500। तो यहाँ से तो नज़र आ रहा है कि शायद उसे लॉस होगा। क्या ख्याल है? लॉस होगा उसे। कैलकुलेशन अगर हम करने की कोशिश करें, क्या ख्याल है? तो आप पहले क्या करोगे, सेल करोगे कितने 20 एट द रेट ऑफ 31,500। तो यहाँ से देखिएगा कितना बनता है, या बगैर अभी कॉन्ट्रैक्ट के आप जो है वो कर लें कि सेल 31,500 पे होगा, आप बाय जो है वो 32,500 पे करोगे, तो लॉस कितना हो रहा है 1000 का इंटू 20 कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो आपका जो लॉस बन जाएगा टोटल वो कितना बनेगा 20,000। क्या ख्याल है? अब आपकी जो एक्चुअल सेलिंग होगी वो कितने की होगी 32,500 की। क्या ख्याल है? सो एक्चुअल आप जो सेल करोगे वो 32,500 इंटू 20 कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 650,000, और आपका जो लॉस हुआ है वो लॉस कितना हुआ है 20,000 का। मीन ये आपका इनफ्लो है और ये आपका आउटफ्लो है, तो 630,000 जो है वो आपकी जो है वो क्या होगी नेट प्रोसीड। और कितने टन है 20 टन है। क्या ख्याल है? तो डिवाइडेड बाय आप क्या कर दोगे 20 कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा कि इस रेट पे भी आपको ट्रांजैक्शन पड़ी तो 31,500 जो है वो रेट आपको चार्ज होगा। तो 31,500 कहाँ पे है, डी ऑप्शन। क्या ख्याल है? इन इसके अंदर उसने फ्यूचर की कैलकुलेशन आपसे करवा के 2 नंबर का एमसीक्यू टेस्ट किया, फाइनेंशियल एनालिसिस से। ये भी जी नंबर 8 को देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर। ये तो सीधा सीधा रटा आपने, लीडिंग, कोइंसिडेंट, लैगिंग, 3 इकोनॉमिक इंडिकेटर चैप्टर 2 में पढ़े हुए हैं। उनके नीचे आपने एग्जाम्पल्स भी पढ़ी हुई हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यस ये कोइंसिडेंट था। न्यू प्राइवेट हाउस बिल्डिंग परमिट, ये लैगिंग था, नहीं लीडिंग था। एम्प्लॉयमेंट, ये लैगिंग था। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये लीडिंग था। तो क्या है इसमें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कोइंसिडेंट रटा है ये तो। उसके बाद नंबर 9 को देखा जाए, ड्यू टू इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस आर यूजिंग एम कॉमर्स। एम कॉमर्स क्या, बाइंग सेलिंग थ्रू मोबाइल या एनी डिवाइस लाइक मोबाइल, बाइंग सेलिंग करना, ट्रेड करना बाय यूजिंग मोबाइल आर सिमिलर डिवाइस, उसे क्या नाम देता है एम कॉमर्स। एज एन इफेक्टिव टूल फॉर इंक्रीजिंग देयर रेवेन्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट रिलेटेड टू एम कॉमर्स। मीन कहाँ पे मोबाइल यूज नहीं हो रहा। परचेजिंग सेल फोन क्रेडिट डायरेक्टली फ्रॉम द वेंडर एप्लीकेशन, तो वेंडर की एप्लीकेशन आप मोबाइल पे खोलोगे तो ये तो एम कॉमर्स है। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, ये बेस्ट एग्जांपल है एम कॉमर्स की। ऑर्डरिंग फूड बाय कॉलिंग द रेस्टोरेंट, तो यस यहाँ पे आप कॉल जो है वो टेलीफोन के थ्रू, मीन वो जो लैंडलाइन है उसके थ्रू भी कर सकते हो, तो मोबाइल के बिना भी ये हो सकती है। परचेजिंग डिजिटल कंटेंट ऑन अ मोबाइल डिवाइस, यस ये भी एम कॉमर्स है। तो ए बी डी एम कॉमर्स है। सी जो है ऑर्डरिंग फूड बाय कॉलिंग द रेस्टोरेंट, मीन ऑर्डर आप कर रहे हो और फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, अब वो फ़ोन लैंडलाइन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं मोबाइल हो, तो ये सी जो है ये क्या है, एम कॉमर्स नहीं है जी। नंबर 10 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल बेस्ट रिफ्लेक्ट प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। कौन सी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है, मीन डिफरेंट देन कंपैरेटर कुछ करना। सेल ऑफ गुड्स ओनली इन द हाई एंड लोकेलिटी, सेल ऑफ गुड्स ओनली इन द हाई एंड लोकेलिटी, मीन हाई एंड लोकेलिटी को टारगेट कर लेना, तो ये तो फोकस्ड है, डिफरेंशिएशन नहीं है। रेस्टोरेंट गिविंग एन ऑप्शन टू द कस्टमर टू कस्टमाइज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डिश, हाँ ये है कि कस्टमर को आप ऑप्शन दे रहे हो कि वो डिश के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कस्टमाइज, मीन अपनी मर्जी से बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, कुछ भी इंग्रेडिएंट्स, स्पाइसी होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो ये आप कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन है। क्यों, ज़्यादातर रेस्टोरेंट जो है उनका अपना एक मेन्यू है, उसके ऊपर जो प्रोडक्ट है वही आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कस्टमर कस्टमाइज अपनी मर्जी के इंग्रेडिएंट्स डलवा सकते हैं, तो ये कह सकते हो आप थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है एज़ कम्पेयर टू अदर। सी क्या है, ब्रेड मैन्युफैक्चर हैज़ आल्सो स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मीट रिलेटेड प्रोडक्ट, तो ये तो डाइवर्सिफिकेशन है ना,
कि आप ब्रेड बनाते थे और अब आपने क्या किया है, मीट रिलेटेड प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दी, मीट प्रोडक्ट डेवलपमेंट या डाइवर्सिफिकेशन आप कह सकते हो इसे। मार्केटिंग थ्रू डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट मीडियम, नहीं ये तो सारे ही कर रहे होते हैं डिफरेंट मीडियम के थ्रू, तो ये भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, तो बी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को फिट बैठ रहा है। जिसके बाद उसने क्या किया, हमें कोई 3 MCQ दिए, एक सिनेरियो दे दिया और तीनों MCQ सिनेरियो से रिलेटेड हैं, और यहाँ पे उसने 5 नंबर के लिए 4 नंबर के लिए हमसे स्टैट का चैप्टर टेस्ट किया। यूजिंग द फॉलोइंग सिनेरियो फॉर आंसरिंग MCQs 11, 12, 13. Rehan Beg, a newly hired assembly line manager, feels that the average time it takes the worker to complete the task is higher than the commonly accepted 10 seconds or less. Average time जो है वो 10 सेकंड से हायर है, ये क्लेम है किसका, रेहान बेग का। हायर मीन ग्रेटर देन है। His claim, to test his claim, he measures the task time of 15 workers. उसने एग्जाम्पल लिया, 15 वर्कर्स का N15 आ गया। The results show an average time of 11.4 सेकेंड, और ये x बार आ गया मीन विद स्टैंडर्ड डेविएशन s ऑफ 2.5 सेकेंड। सिग्मा नहीं है पॉपुलेशन का मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया गया, सैंपल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया। द हाइपोथेसिस फॉर द टेस्ट कंडक्टेड इज, तब आपने देखना है कि इसमें H0 और H1 क्या होगा, क्या कहला है। और एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो इक्वालिटी का साइन है ये ऑलवेज आएगा किसके साथ, H0 के साथ। इक्वालिटी का साइन किसके साथ आएगा, H0 के साथ। लेस देन आर इक्वल टू H0 होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू H0 होगा, और उसके अगेंस्ट अगर H0 लेस देन आर इक्वल टू है तो H1 क्या होगा, ग्रेटर देन। H0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो H1 क्या होगा, लेस देन। H0 इक्वल टू है तो H1 क्या होगा, नॉट इक्वल टू। इक्वालिटी साइन ऑलवेज किसके साथ आएगा, H0 के साथ। और यहाँ पे टेस्ट क्या होने जा रहा है, ग्रेटर देन 10 सेकेंड। दिस मीन ये ग्रेटर देन इक्वालिटी साइन के बिना है, तो ये क्या है, H1 है। मीन म्यू ग्रेटर देन 10 सेकेंड, ये क्या है, H1 है। तो इसके अगेंस्ट H0 क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू। तो प्लीज़ मुझे यहाँ से ऑप्शन बता दें। ग्रेटर देन 10 सेकेंड H1 देखा जाए तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। इसके अगेंस्ट देखा जाए तो लेस देन आर इक्वल टू 10 सेकेंड, यस यही ठीक लग रहा है। इसके अगेंस्ट देखा जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों ग्रेटर तो हो नहीं सकते। और इसके साथ देखा जाए तो यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है, नहीं ये अगर ग्रेटर देन है तो ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो ए ऑप्शन ठीक है। क्या ख्याल है? अगर स्टैट में हाइपोथेसिस पड़ा हुआ है तो इतना औखा काम नहीं है। द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेटेड इज, अब आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करके आंसर देखना है कौन सा है इनमें से। तो हाइपोथेसिस में या तो जी टेस्ट लगेगा या फिर टी टेस्ट लगेगा। दोनों के फार्मूलाज आपको आते हैं। अब यहाँ पे मुझे बता दें जी टेस्ट लगाना है या टी टेस्ट लगाना है। तो यहाँ पे लगेगा टी टेस्ट। क्यों? एक तो n लेस देन 30 है और दूसरा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मीन सिग्मा गिवन नहीं है। ये दोनों कंडीशन मीट हो तो टी टेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे टी टेस्ट का फार्मूला आप जो है वो अप्लाई कर दें। टी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एन अंडर रूट। एक्स बार आपके पास है, एक्स बार कितना है आपके पास 11.4, म्यू आपके पास है वो कितना है 10, 11.4 10, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है कितना 2.5, अंडर रूट ऑफ 15, एन भी आपके पास है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से तो 2.17 आ रहा है, ये ऑप्शन। क्या ख्याल है? स्टैट MCQ 13 क्या है? द क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेटेड एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल फॉर दिस टेस्ट इज 1.761। मीन उसने टी टेबल को यूज करते हुए 95% से अल्फा पे उसने क्या किया, आपको टेबल की वैल्यू निकाल के दे दी है। स्प्रिंग 21 में एग्जामिनर ने हाइपोथेसिस का क्वेश्चन टेस्ट किया था, वहां पे भी उसने टेबल की वैल्यू निकाल के दे दी थी, मीन टेबल नहीं दिया था आपको। और यहाँ पे भी उसने टेबल की वैल्यू निकाल के दे दी 1.761। देयरफॉर इट कैन बी डिड्यूस्ड दैट द ट्रू मीन टास्क टाइम इज, अब ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है,
ये आपकी टैबुलेटेड वैल्यू है और कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, ग्रेटर देन टैबुलेटेड वैल्यू है। तो उस सूरत में क्या होगा, H1 जो है वो आपका एक्सेप्ट होगा। तो H1 क्या क्या रहा है, ग्रेटर देन 10%। तो इसमें से देख लें कहाँ पे है ग्रेटर देन 10%। तो ये डी ऑप्शन आपका आंसर है, ग्रेटर देन 10 सेकेंड्स। क्या ख्याल है, एक सिंपल हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है, उसने कैलकुलेट करवाने के बजाय आपको आंसर दे दिया एमसीक्यूज़ के अंदर जो आपने टिक करने हैं। हाँ, अगर आप कंफ्यूज हो, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो फिर आप रॉन्ग ही टिक करोगे। क्या ख्याल है। सो ये तो एमसीक्यूज़ थे, कोई 15 मार्क्स के लिए एग्जामिनर ने जो टेस्ट किए, और लेवल आपने देख लिया है क्या लेवल है। और एमसीक्यूज़ सिर्फ मैनेजरियल एनालिसिस के नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फाइनेंशियल एनालिसिस के भी इसमें इंक्लूडेड हैं। अब मूव होते हैं कि सेक्शन 1 में हमारे पास थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन किन किन एरिया से क्या क्या टेस्ट किए गए। क्वेश्चन नंबर 2 टेस्ट किया गया फॉर 8 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 2 8 मार्क्स के लिए टेस्ट किया गया। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, एक्सप्लेन एनी 4 अप्रोचेस दैट WMB कैन यूज टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स स्टांस ऑफ कंप्लीट बैन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ ऑल ऑटोमोबाइल्स एंड देयर पार्ट्स। आल्सो प्रोवाइड एन एग्जाम्पल फॉर ईच अप्रोच। कुछ 4 अप्रोचेज आपने बतानी है जो WBM यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और एक बिजनेस गवर्नमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये टॉपिक चैप्टर 1 में आपने पढ़ा हुआ है। फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी के थ्रू, क्या ख्याल है, या फिर कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग के थ्रू। कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग में आगे पॉइंट थे स्टेक होल्डर कोलिशन के थ्रू, एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ट्रेड यूनियंस के थ्रू, या फिर अपना एक पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट के थ्रू। टोटल शायद वहाँ पे 5 हेडिंग थे और यहाँ पे इसने 4 पूछे हैं। सिनेरियो पर क्या, WMB is a large multinational automobile company that has automobile assembly plants in over 24 countries including Rwanda, where it holds the largest market share by reach and revenue। तो एक ऑटोमोबाइल ऑयल की कंपनी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनी है, 24 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है, लार्जेस्ट मार्केट शेयर और रेवेन्यू जनरेट कर रही है। Rwada's government is considering to put a complete ban on import of all automobiles and their parts in order to promote local automobile manufacturers, which is going to have an adverse impact on WMB's operation in Rwanda। और रवादा की गवर्नमेंट ने बाहर की कंपनीज़ का ऑटोमोबाइल पार्ट्स लाने में बैन कर दिया है ताकि लोकल ऑटोमोबाइल कंपनी को जो है इनको प्रमोट किया जा सके। और ये कंपनी इस रवादा में ऑपरेट कर रही है और ये ओबियसली बाहर से इंपोर्ट करके ला रही है। तब आपने कुछ 4 वेज़ बताने हैं, 4 अप्रोचेस बतानी हैं जिससे ये क्या करे, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सके। आल्सो प्रोवाइड एन एग्जाम्पल फॉर ईच अप्रोच, और थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स भी आपने देनी है। क्या ख्याल है। तो चैप्टर 1 में एक टॉपिक है आपके पास, हाउ बिजनेस कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट। फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी मीन अगर आप 4 हेडिंग ही दे दोगे ना तो फिर भी 0.5 मार्क्स मीन 2 नंबर तो आपको 4 हेडिंग से मिल जाएंगे। लेकिन ओबियसली हेडिंग दोगे तब जब आपको टॉपिक आता है, और जब हेडिंग दे ली है तो बाकी आप लिख के 8 नंबर ये औखे नहीं लेने। फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी क्या है कि बिज़नेस जो है वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कैसे इन्फ्लुएंस करता है, बिज़नेस गवर्नमेंट की कुछ खर्चे जो हैं उसकी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है अपने टैक्स के थ्रू, या गवर्नमेंट कुछ काम करना चाहती है उस पर कॉस्ट आती है तो कॉस्ट बिजनेस बेयर कर लेता है। तो इससे जो है वो गवर्नमेंट के आगे बिजनेस अपना अच्छा इमेज जो है वो क्रिएट करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मीन अपनी बातें मनवा सकता है। तो WMB जो है ये भी गवर्नमेंट ऑफ रवादा को इन्फ्लुएंस कर सकती है। लाइक कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने की गवर्नमेंट ने जो है वो कॉस्ट बेयर करनी है, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने में WMB रोल प्लेयर करके कॉस्ट जो है वो पे करके गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती है और अपनी बातें मनवा सकती है। क्या ख्याल है। उसके बाद बिल्डिंग कोलिशन स्ट्रैटेजी। बिल्डिंग कोलिशन स्ट्रैटेजी क्या है, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन के थ्रू जो है वो बिज़नेस को प्रमोट करना, जिसके अंदर स्टेक होल्डर कोलिशन आ जाती है। स्टेक होल्डर कोलिशन मीन सप्लायर कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन आपके हैं तो आप इनके थ्रू गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो एक लॉबी बना के, जिसकी एग्जाम्पल मैं अक्सर दिया करता हूँ। लाइक सऊदी अरेबिया में
एक फास्ट फूड चेन है अल्बेक के नाम से, उस अल्बेक के ऊपर गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ हैवी टैक्सेस या लॉज इम्पोज करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए अपने आउटलेट सारे बंद कर दिए थे और वहाँ का लोकल कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा खाता है अल्बेक को, तो कस्टमर्स ने जो वहाँ पे खप डाल दी थी, मीन गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया था कि इनको थोड़ा लिवरेज दिया जाए, मीन के अगेंस्ट पॉलिसीज़ ना बनाई जाएं ताकि अपना बिजनेस जो है वो चला सके। स्टेक होल्डर कोएलिशन। इसके अलावा क्या है, एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट। एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट क्या है, अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं, आप जो अच्छे काम करते हो उसको एडवर्टाइज करके आप पब्लिक की सपोर्ट लेके गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। लाइक आप एक बड़े बिजनेस हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप प्रोवाइड करते हो, क्या क्या है, लोगों को जॉब्स देते हो, अच्छी वर्किंग कंडीशन के थ्रू जॉब्स देते हो, टैक्स में आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हो, इकॉनमी में जीडीपी इंक्रीज़ करने में आपका इम्पॉर्टेंट रोल है, तो आप इन चीज़ों को एडवर्टाइज करके गवर्नमेंट से फेवर ले सकते हो। क्यों? पब्लिक आपकी फेवर में खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा क्या है, ट्रेड यूनियंस के थ्रू, ट्रेड यूनियन में आपके आ जाता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसके अगर आप मेंबर हो तो उनके थ्रू आप गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। क्यों? उनके बनाने का मकसद ही ये है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ताकि कंपनीज एज ए ग्रुप जो है अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करवा सकें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट अपना एक बना सकते हो। पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का काम होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ जो है वो लिंक क्रिएट करना, और इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, थ्रू डायलॉग जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल को इफेक्ट करके अपनी पॉलिसीज़ बनवा सकते हो। तो ये ऐसा देखा जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक था। अगर आपको 4 हेडिंग के नाम आते हैं और उनका कॉन्सेप्ट है तो ये औखा क्वेश्चन नहीं था 8 नंबर के लिए। हाँ, अगर चैप्टर 1 इग्नोर किया हुआ है आपने तो फिर औखा था। क्या कहना। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 टेस्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 6 नंबर के लिए चैप्टर 9 से टक्कर मॉडल के ऊपर क्वेश्चन है। अप्लाई द टक्कर्स 5 क्वेश्चन मॉडल ऑन द अबव सिनेरियो। और टक्कर के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो टक्कर के 5 क्वेश्चंस क्या थे, जिसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि एक डिसीजन एथिकली राइट है या रॉन्ग है। तो आपने देखना है प्रॉफिटेबल है या नहीं है, लीगल है या नहीं है, फेयर है या नहीं है, राइट है या नहीं है, और सस्टेनेबल मीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं है। मीन ये 5 क्वेश्चन आपने अप्लाई करना होते हैं एक डिसीजन के ऊपर और बताना होता है कि एथिकली राइट है या रॉन्ग है डिसीजन। सो क्या है जी क्वेश्चन, apply the Tucker 5 question model on the above scenario for 6 marks. Northern Hotel Limited NHL is planning to build a new resort alongside a lake in Baboon Valley, a remote area of Pakistan. Although the valley is known for its scenic views, it is largely cut off from other areas of Pakistan due to its poor infrastructure. There is no sewerage system in the valley, and all the bio waste created by the locals is put to organic use. People residing in the valley have been living there below the poverty line, मीन एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया है वैली। तो वहाँ पे ये NHL जो है वो एक नया रिजॉर्ट जो है वो बनाने जा रहे हैं। NHL has obtained all the relevant government approvals, गवर्नमेंट से अप्रूवल ले चुके हैं, दिस मीन लीगल काम करने जा रहे हैं। As part of the approval, NHL will build proper road infrastructure leading to the resort. सिर्फ रिजॉर्ट नहीं, वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्टअप करेंगे, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप होगा तो अल्टीमेटली वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा चलेगा, तो उस एरिया का जो बिजनेस है वो भी प्रमोट होगा। NHL has also been able to enter a deal for the land at a significant lower market price. लेकिन वहाँ पे ये जो लैंड लेने जा रहे हैं वो बहुत ही लोअर प्राइस पे लेने जा रहे हैं। क्यों? इकोनॉमिकली शायद डिप्रेस्ड एरिया है, तो इसलिए मार्केट रेट से बहुत ही कम प्राइस पे लेने जा रहे हैं लैंड। NHL expect to achieve its objective of a high profit due to very low operational cost as the labor is available in the valley at a significantly reduced rate. हाँ, वहाँ पे बिजनेसेस नहीं है तो लेबर बहुत ही चीप है और NHL लो कॉस्ट की खातिर वहाँ पे जा रही है। On the other hand, the locals have also foresighted that this will bring tourism in the area. Obviously resort बनेगा तो tourism आएगा, तो सिर्फ resort नहीं बाकी businesses जो हैं वो भी बढ़ेंगे आगे। So in the area and will create greater earning opportunities.
तो क्या प्रॉफिटेबल है? यस प्रॉफिटेबल तो है, क्योंकि कॉस्ट वहाँ पे कम है, ये आपने मेंशन करना है इसके अंदर। लीगल है? यस गवर्नमेंट से अप्रूवल ली जा चुकी है, तो लीगल भी है। फेयर, सब स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फेयर है? तो सब स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फेयर है। हाँ, थोड़ा सा जिनसे लैंड ली जा रही है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा फेयर नहीं है। क्यों? बहुत ही लो प्राइस पे आप लैंड लेने जा रहे हो। राइट, ह्यूमैनिटी मोरालिटी को मीट कर रहा है? यस मीट कर रहा है। क्यों? वहाँ पे रोड्स बनाएंगे, वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, तो अदर बिजनेस जो हैं वो भी प्रमोट होंगे। सस्टेनेबल, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है? यस इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। कैसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है? कि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होगा। क्या ख्याल है? तो सारे ही फिट बैठ रहे हैं, तो एथिकली राइट डिसीजन है। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर किए हो तो उसके बाद ऐसा सिनेरियो आ जाए तो 6 नंबर लेना इतना मुश्किल काम नहीं है। इसलिए वो जो 10 मॉडल हैं आपके पास, उनमें हर मॉडल के ऊपर आपने कोई 3-3 क्वेश्चन रिटन प्रैक्टिस करके पेपर में दे जाना है जी। उसके बाद अगर हम देखें तो उसने एक बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन जो है वो टेस्ट किया, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर 14 गुड मार्क्स। एक ही मॉडल उसने अप्लाई करवाया। कौन सा मॉडल? पोर्टर्स वैल्यू चेन, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और मज़े की बात क्या है कि पूरा का पूरा मॉडल नहीं, सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज़ उसने टेस्ट किया। नॉर्मली इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं वो सीफैप लेवल पे टेस्ट होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन सीफैप की बुक में है। क्या ख्याल है? लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने टेस्ट कर लिया। ओबीसी जितना लंबा सिनेरियो होगा उतनी उसके अंदर इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी, पॉइंट्स पिक करना उतना ज़्यादा ईजी होगा, मार्क्स इजीली अवेलेबल होंगे। जितना शॉर्ट सिनेरियो होगा पॉइंट्स पिक करना थोड़ा मुश्किल होगा, मार्क्स इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। इसलिए बड़ा सिनेरियो दे के परेशान नहीं होना, बड़ा सिनेरियो दे के खुश होना है। क्यों? इसके अंदर डाटा ज़्यादा अवेलेबल है, डाटा ज़्यादा अवेलेबल है, आपको पॉइंट्स ज़्यादा पिक करने को मिलेंगे, पॉइंट्स ज़्यादा पिक करने को मिलेंगे। हर पॉइंट को पिक करने पे एक एक नंबर आपको ईजीली मिलेगा। सो क्या है 10 नंबर के लिए पार्ट ए, परफॉर्म पोर्टर्स प्राइमरी वैल्यू चेन एनालिसिस ऑफ कम्प्लस। प्राइमरी वैल्यू चेन को एनालाइज करना है, मीन सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज़। क्या थी प्राइमरी एक्टिविटीज़? 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ सर क्या थी पोर्टर्स वैल्यू चेन की? इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स, और क्या थी? आफ्टर सेल सर्विसेज। इनबाउंड लॉजिस्टिक, सप्लायर से माल ले के बिजनेस तक लाने की जो एक्टिविटीज़ हैं और ला के स्टोर करना, उसकी डिलीवरी। ऑपरेशन, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, मीन प्रोडक्शन कैसे होती है, कोई टेस्टिंग वगैरह होती है तो। आउटबाउंड लॉजिस्टिक, जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो गई हैं उन्हें स्टोर करना या उसकी कस्टमर तक डिलीवरी आप कैसे करते हो। मार्केटिंग, कैसे कस्टमर को परसुएड करते हो यूजिंग 4 Ps, और आपका सेल का चैनल क्या है, इधर ऑनलाइन सेल करते हो या फिर आउटलेट के थ्रू सेल करते हो। और सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज थी, कोई वारंटी देना, कोई रिपेयर, हेल्पफुलनेस प्रोवाइड करना, कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। क्या ख्याल है? अगर ये मॉडल कवर किया हुआ है तो ये इजी 10 नंबर है, मुश्किल नहीं है। सो परफॉर्म पोर्टर्स प्राइमरी वैल्यू चेन एनालिसिस ऑफ कम्प्लस। योर एनालिसिस शुड इंक्लूड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ वैल्यू चेन, मीन पहले इनको एक एक लाइन में आपने डिफाइन भी करना है, एंड एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड अंडर दैट एलिमेंट, और आपने आइडेंटिफाई भी करना है कौन सी इनबाउंड लॉजिस्टिक है इसमें, कौन सी ऑपरेशन, कौन सी आउटबाउंड लॉजिस्टिक, कौन सी मार्केटिंग या सेल्स की बातें और कौन सी सर्विस की बातें। आए देखते हैं। So Rauf Baweja, Rauf is the owner of a chain of computer stores named Complus that sells computer parts and accessories throughout the city. So कंप्यूटर स्टोर का बिजनेस है रऊफ का, जो क्या करता है, कंप्यूटर के पार्ट्स सेल करता है थ्रू आउट द सिटी। रऊफ स्टोर्स इट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ लार्ज होलसेल, रऊफ सोर्सेज मीन लेता है all its products from a large wholesale supplier situated in Sadar Karachi. The supplier has an outlet and online store where people can select and order the products,
At the start of every week, Rauf visit the supplier's online store, select and order inventory for the rest of the week. तो ये किस चीज़ की बात हो रही है? इनबाउंड लॉजिस्टिक की बात हो रही है कि at start of every week रऊफ क्या कर रहा है? ऑनलाइन सप्लायर की वेबसाइट से पार्ट्स जो है वो ऑर्डर कर रहा है. Upon receiving the payment for products and delivery charges, the supplier sends them directly to each Complus store according to the requirement received from the Rauf. और delivery भी कौन देता है? Supplier himself to Complus stores. तो ये किसकी बात हुई है? Inbound logistic की बात हुई है, परचेजिंग की बात हुई है, परचेजिंग के बाद हैंडलिंग या डिलीवरी की बात हुई है. All Complus stores follow a standardized layout. When the products reach the store, the staff places a price tag, stack and organize the product in standard fashion. ये क्या हो रहा है? ऑपरेशन हो रहे हैं. मीन आप क्या कर रहे हो? प्राइस टैग लगा रहे हो, स्टैक कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो प्रोडक्ट्स को. तो ये ऑपरेशन का पार्ट है. The standard process makes it easy to transfer a well-trained staff member from one store to other. मीन वेल ट्रेंड स्टाफ के थ्रू आप प्रोडक्ट्स मूव करते हो एक स्टोर से दूसरे में. तो ये भी क्या है? ऑपरेशन का पार्ट है. मीन सेल से पहले क्या आप कर रहे हो. दे आल्सो मेक इट ईजी फॉर अ कस्टमर टू वॉक इन टू एनी Complus स्टोर एंड लोकेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट वेयर दे विल ऑलवेज फाइंड अ वेल ट्रेंड स्टाफ रेडी टू हेल्प. और स्टाफ हर स्टोर में अवेलेबल है कस्टमर की हेल्प के लिए. Complus हैज़ ए स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टीम. हाँ, अब इसमें देखिएगा कि कस्टमर आके खुद से स्टोर से डिलीवरी ले रहा है, जहाँ पे स्टाफ उसे हेल्प आउट कर रहा है. तो ये क्या है? आउटबाउंड लॉजिस्टिक है. और हर स्टोर में आपने जो है वो आइटम्स प्राइस टैग के बाद स्टोर किए हुए हैं. तो ये भी किसका पार्ट है? आउटबाउंड लॉजिस्टिक का. Complus has a strong marketing team that frequently runs social media campaign, SMS messages and TV adverts to इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड डिस्काउंट्स. तो ये किसकी बात हो रही है? मार्केटिंग. मीन कस्टमर को आप इन्फॉर्म करते हो SMS के थ्रू, मीडिया कैंपेन के थ्रू, TV एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, अपनी प्रोडक्ट्स और डिस्काउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो. मार्केटिंग. Complus has also an after sale customer helpline that assist customer with common queries and collect their feedback. तो आफ्टर सेल सर्विसेज मीन आप कस्टमर की हेल्प बैक के लिए क्या कर रहे हो? एक हेल्पलाइन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो ताकि कस्टमर अपनी क्यूरीज, अपने जो इश्यूज़ हैं, कोई हेल्प चाहिए तो वो आस्क कर सके आपसे. लेटली there have been mounting customer complaints of faulty products upon first use and Rauf is looking for ways to solve it. हाँ, ये कोई मसला भी है कि कस्टमर तक फॉल्टी गुड्स जा रही हैं. तो ये पांचों आइडेंटिफाई होते हैं. पहले पैराग्राफ से ये मिल गया, दूसरे पैराग्राफ से ये मिल गया, एंड पे ये भी मिल गया. कस्टमर जो है वो आके आपके डिफरेंट स्टोर्स में प्रोडक्ट जो है वो बाय करता है और आपका स्टाफ उसे हेल्प करता है. मार्केटिंग की बातें पता चल गई, सर्विस भी पता चल गई. साथ उसने 3 नंबर के लिए एक पार्ट भी दिया हुआ है. वो क्या है? रिकमेंड अ वैल्यू एडिशन एक्टिविटी दैट वुड रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट. ये जो लास्ट में बात की, कस्टमर की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं फॉल्टी गुड्स की. सो रिकमेंड अ वैल्यू एडिशन एक्टिविटी दैट वुड रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट्स ऑफ फॉल्टी प्रोडक्ट्स. आल्सो एक्सप्लेन इट्स पोजीशंस इन पोर्टर्स प्राइमरी वैल्यू चेन. 3 नंबर के लिए आपने बताना है कि क्या वैल्यू एडिशन की जाए इन पांचों एक्टिविटीज़ के अंदर ताकि कस्टमर की कंप्लेंट्स जो हैं वो कम की जा सके. और कौन सी प्राइमरी वैल्यू चेन को आपने चेंज करना है. मसला क्या आ रहा है? कस्टमर की तरफ से कंप्लेंट्स आ रही हैं फॉल्टी गुड्स की. तो फॉल्टी गुड्स यहाँ पे या यहाँ पे मसला आ रहा है. क्या ख्याल है? तो क्या होना चाहिए? फॉल्टी गुड्स कस्टमर तक ना जाएं, किसी तरह से रोकी जा सकती हैं. अगर कस्टमर को सेल करने से पहले गुड्स का प्रॉपर आप टेस्टिंग कर लें. क्या ख्याल है? उसका क्वालिटी टेस्ट परफॉर्म कर लें और जो लो क्वालिटी हैं या जो प्रॉपर्ली परफॉर्म करने वाली गुड्स नहीं हैं उनको साइड पे कर दें, उनको कस्टमर तक ट्रांसफ़र ही ना होने दें. तो एक क्वालिटी चेक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कस्टमर कंप्लेंट को रोक सकते हैं. अब ये क्वालिटी चेक कहाँ पे परफॉर्म किए जा सकते हैं? मेनली तो ये पार्ट कहाँ का है? ऑपरेशन का. क्या ख्याल है? या अगर आप कुछ चीज़ें बनी बनाई लेते हो तो आप सप्लायर के साथ भी ये निगोशिएट कर सकते हो कि क्वालिटी चेक परफॉर्म करके ओनली जो हाई क्वालिटी या प्रॉपर प्रोडक्ट्स हैं वही आप तक डिलीवर करें ताकि वही आप प्राइस टैग लगा के कस्टमर को दो. ज़्यादा बेस्ट है कि आप क्या करो? ऑपरेशन का पार्ट बना लो इसे. 3 नंबर के लिए आंसर देना था.
क्या ख्याल है? मीन जितना बड़ा सिनेरियो था उतना ही पिक करना इजी था इसके अंदर से, और अगर ये मॉडल आपको आता है, कोई एक आध क्वेश्चन भी इवन इस पर प्रैक्टिस किया हुआ है, तो मुश्किल नहीं था ये 14 मार्क्स लेना। जिससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन नंबर 5 भी था हमारे पास सेक्शन ए में, और बड़ा ही मज़ेदार किस्म का क्वेश्चन था ये, जिसके अंदर उसने पूरा का पूरा लाइफ साइकिल मॉडल जो है वो आपसे टेस्ट कर लिया। रिक्वायरमेंट ए है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फॉर ईच प्रोडक्ट। और 4 स्टेजेस आपको पता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस ही, तो आपने क्या करना है, इसकी स्टेज, इसकी स्टेज, इसकी स्टेज, इसकी स्टेज, मीन सिर्फ स्टेज आपने आइडेंटिफाई करनी है। प्रोडक्ट ए की स्टेज पे है, बी, सी और डी। और ये मॉडल हमने हर स्टेज पे क्या क्या कॉस्ट जो है वो बेयर की जाती हैं उसके साथ पढ़ा हुआ है, बुक के अंदर प्रॉपर डिटेल है इसकी। खैर, सो बार्गेंजा लिमिटेड BL मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स 4 कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। कंपनी को 4 कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है। प्रेजेंटेड बिलो आर द मेन कॉस्ट इनकर्ड ऑन ईच ऑफ द प्रोडक्ट। और ये कुछ कॉस्ट इनसे इनकर की गई है, तो आपने क्या करना है, लाइफ साइकिल स्टेज आइडेंटिफाई करनी है। और 6 नंबर है, दिस मीन सिर्फ स्टेज का नाम देने का हाफ मार्क होगा, बाकी कुछ एक्सप्लेनेशन भी आपने देनी है कि कैसे ये इस स्टेज पे है, 1 नंबर उसका होगा। मीन 1.5 मार्क्स फॉर ईच प्रोडक्ट, टोटल 6 मार्क्स। प्रोडक्ट ए, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप एंड एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कहाँ पे आप जो है वो सेट करते हो और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो भी सेट कर रहे होते हो, तो ये तो इंट्रोडक्शन स्टेज है। क्या कह रहा है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को जो है वो क्या कर रहे होते हो, सेटअप कर रहे होते हो, उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना रहे होते हो कि मार्केट में हमें कहाँ पे कैसे लॉन्च करनी है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज है। पार्ट प्रोडक्ट बी, कॉस्ट ऑफ विड्रॉल। विड्रॉल, कहाँ पे आप प्रोडक्ट विड्रॉ करते हो मार्केट से, जब मार्केट में से कोई मुंह नहीं लगा रहा होता, तो ये कौन सी स्टेज है, डिक्लाइन स्टेज है, जहाँ पे आप जो है वो विड्रॉल कॉस्ट बेयर कर रहे होते हो, जिस पे आप थोड़ा सा टाइम लगाते हो, क्यों प्रोडक्ट फौरी आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आप देख रहे होते हो कस्टमर अगर अफेक्ट होता है तो उसको समटाइम आप लॉस पे चलाने की कोशिश करते हो, ब्रेक इवन पे चलाने की कोशिश करते हो। प्रोडक्ट सी, मार्केटिंग द प्रोडक्ट, इन्हेंसमेंट कॉस्ट टू एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल आप कहाँ पे एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे होते हो कि ये जितना टाइम मार्केट में और रह सके उतना बेटर है। मैच्योरिटी की लास्ट स्टेज पे, जिसको हमने कहीं पे BCG में कैश काउ के साथ भी लिंक किया था। क्या ख्याल है, तो ये मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट इन्हेंसमेंट कॉस्ट टू एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मीन प्रोडक्ट को लाइफ साइकिल एक्सटेंड करने के लिए आप मैच्योरिटी स्टेज पे ये कॉस्ट बेयर करते हो, ताकि प्रोडक्ट जो है वो लॉन्गर टाइम मार्केट में रह सके, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। एंड प्रोडक्ट डी, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री आप कहाँ पे इंक्रीज कर रहे होते हो, जहाँ पे ग्रोथ होती है, मीन जहाँ पे नया नया कस्टमर मार्केट में ज़्यादा आ रहा होता है, डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, तो वहाँ पे आप वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ करते हो, क्यों वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ करने से कस्टमर की डिमांड भी पूरी होगी, साथ इकॉनमीज ऑफ स्केल भी अचीव होंगी। सो प्रोडक्ट ए इंट्रोडक्शन स्टेज है, प्रोडक्ट बी जो है वो डिक्लाइन स्टेज है, प्रोडक्ट सी मैच्योरिटी स्टेज है, और प्रोडक्ट डी कौन सी स्टेज है, ग्रोथ स्टेज। पार्ट बी कहता है, फ्रॉम योर आंसर टू ए अबव फॉर ईच प्रोडक्ट प्रोवाइड वन मोर कॉस्ट अदर देन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट दैट इज लाइकली इनकर्ड। और ये आपके पास बुक के अंदर एक चार्ट दिया गया है, हर स्टेज पे कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं, उस चार्ट में से ही एक एक कॉस्ट उसने दी है, और एक एक कॉस्ट आपने और बतानी है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे और कौन सी कॉस्ट बेयर की जाती है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे आप जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बेयर करते हो, क्या कहला है, मशीनरी कॉस्ट है, प्लांट की कॉस्ट है। डिक्लाइन स्टेज पे आप कौन सी कॉस्ट बेयर करते हो, तो डिक्लाइन स्टेज पे आप क्या करते हो, कौन सी कॉस्ट बेयर करते हो, विड्रॉल कॉस्ट के अलावा डिक्लाइन स्टेज पे और कौन सी कॉस्ट बेयर करते हो, तो डिक्लाइन स्टेज पे आप जो है वो क्या करते हो, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोई डिस्काउंट की कॉस्ट आप बेयर करते हो, प्राइस में डिस्काउंट देने की कॉस्ट बेयर करते हो, ताकि जितना माल पड़ा एक दफ़ा बेचा जा सके, अदरवाइज लॉस हो जाएगा। और मैच्योरिटी स्टेज पे आप कौन सी कॉस्ट बेयर करते हो, तो मैच्योरिटी स्टेज पे आप कॉस्ट बेयर करते हो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल एक्सटेंड करने के लिए, कुछ कस्टमर को न्यू देने के लिए, मीन प्रोडक्ट को रिन्यूअल कॉस्ट आप बेयर करते हो, ताकि थोड़ा रिन्यू किया जाए, इसकी साइज, इसकी शेप चेंज की जा सके। और ग्रोथ स्टेज पे आप कौन सी कॉस्ट बेयर करते हो, तो ग्रोथ स्टेज पे आप क्या करते हो, कोई नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने की कॉस्ट बेयर करते हो, बिजनेस एक्सपेंशन की कॉस्ट बेयर करते हो, नए आउटलेट्स जो है वो क्रिएट करने की कॉस्ट बेयर करते हो।
ये रटा था पार्ट B1। पार्ट B2 क्या है, 4 नंबर के लिए, सुजेस्ट अ प्रमोशन स्ट्रैटेजी BL में परस्यू। मीन BL कौन सी प्रमोशन स्ट्रैटेजी जो है वो हर स्टेज पे अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए चूज़ करेगी, वो भी आपने बतानी है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, इंट्रोडक्शन स्टेज पे प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे प्रमोशन स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है किसके साथ, डिफरेंट एजेंट्स के साथ, डिफरेंट इंटरमीडियरी के साथ, ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च की जा सके। कस्टमर को अट्रैक्ट करना की कॉस्ट आपको बेयर करनी है। कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सकता है, उसमें एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है। जब आप डिक्लाइन स्टेज पे हो तो आप कौन सी प्रमोशन स्ट्रैटेजी जो है वो अडॉप्ट करोगे। तो डिक्लाइन स्टेज पे आप प्रमोशन स्ट्रैटेजी जो अडॉप्ट करोगे वो क्या होगी, मार्केट पेनिट्रेशन आप करोगे, डिस्काउंट्स जो है वो आप ज़्यादा दोगे, प्राइस रिडक्शन आप करोगे। मैच्योरिटी स्टेज पे आप कौन सी प्रमोशन कॉस्ट बेयर करोगे। तो मैच्योरिटी स्टेज पे आप क्या करोगे, प्रमोशन स्ट्रैटेजी जो अडॉप्ट करोगे टू अट्रैक्ट द एग्जिस्टिंग कस्टमर, न्यू नहीं, एग्जिस्टिंग कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि मार्केट आगे डिक्लाइन में जा रही है, इसका मतलब नया कस्टमर नहीं आ रहा। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप कोई डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह दे रहे हो तो उसकी आप जो है प्रमोशन करोगे। और अगर आप प्रोडक्ट डी ग्रोथ स्टेज पे है तो इसी की प्रमोशन कैसे करोगे, ग्रोथ स्टेज पे अगर प्रोडक्ट तो ग्रोथ स्टेज पे है तो इसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए आप क्या करोगे, ऑलरेडी ग्रोथ स्टेज पे आप क्या करोगे, नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के साथ जो है वो नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप जो है वो खुद से खोलोगे। उन एरियाज़ को टारगेट करोगे जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट नहीं है लेकिन कस्टमर है, तो उन एरियाज़ में जाके आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाओगे, न्यू मार्केट फाइंड करोगे, न्यू मार्केट जहाँ पे आप नहीं एग्जिस्ट करते, तो इससे भी प्रोडक्ट क्या होगी, प्रमोट होगी, आपका नाम जो है वो बढ़ेगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, कितने मार्क्स के लिए, 13 मार्क्स के लिए। मीन वैल्यू चेन के ऊपर 14 मार्क्स का क्वेश्चन और इधर 13 मार्क्स का क्वेश्चन। जी ये था हमारा सेक्शन ए। होपफुली एक और वीडियो में सेक्शन बी के ऊपर बात करेंगे।